बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मेरा नाम अहमद है। मैं रेलवे में ऑफिसर हूँ। अक्सर काम के सिलसिले में मेरा तबादला कहीं ना कहीं होता रहता था, कभी कराची तो कभी लाहौर और कभी कभी तो बस ऐसे इलाके जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी मिलना भी कदरे मुश्किल हो जाता। एक शाम मेरे मातहत ने ख़त ला कर दिया। अब मैं इन लिफाफों का इतना आदी हो गया था कि ख़त खोले बिना ही समझ गया कि हो ना हो ये मेरे तबादले का परवाना होगा। और वही हुआ। मेरा तबादला बलूचिस्तान के इलाके सूब में कर दिया गया। चूँकि उस वक्त वहाँ की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर मुझे किसी भी तरह वहाँ एडजस्ट होना था। मैंने अपना सामान बांधा और ज़ूब के लिए रवाना हो गया। वहाँ मेरे लिए एक क्वार्टर का इंतज़ाम पहले से ही किया गया था। मेरी आदत थी कि जब भी किसी नए इलाके में जाता, ड्यूटी ख़त्म होने के बाद उस इलाके का मुआयना ज़रूर करता। यहाँ आए हुए मुझे 2 हफ्ते हो चुके थे। मैं रोज़ शाम को बाहर जाता, पर यहाँ ज़्यादातर इलाका रेगिस्तानों पर मुश्तमिल था, जहाँ लोगों ने बस्तियाँ बसाई हुई थीं। कहीं कहीं बंजारों ने अपने डेरे जमाए हुए थे। एक रात मैं सो रहा था तो मेरी नींद किसी आवाज़ से खुल गई। गौर किया तो कोई बीन बजा रहा था। मैंने घड़ी देखी तो रात के 10 बज रहे थे। कुछ देर तो मैंने बर्दाश्त किया, पर जब आवाज़ मुतवातर आने लगी तो मैं अपने क्वार्टर से निकल आया और टॉर्च की रोशनी में उस बीन की आवाज़ का ताक़ुब किया। मैंने टॉर्च की रोशनी मध्यम रखी कि मुझे कहीं कोई चोर लुटेरा ही न समझ बैठे। कुछ ही देर में मैंने देखा एक सपेरा बेन बजा रहा था। गो के वो मेरे क्वार्टर से काफ़ी दूर था, पर रात की खामोशी में वो आवाज़ दूर तक सुनी जा सकती थी। यह आवाज़ काफ़ी तिलिस्माती थी। मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उस सपेरे से पूछा, भाई रात के इस वक्त तुम बीन क्यों बजा रहे हो और क्यों सबकी नींदें हराम कर रखी हैं? बाबूजी, मेरा एक कीमती सांप खो गया है, सपेरे ने कहा। आखिर बार मैंने इसे यहीं देखा था। मैंने उसे समझाया कि भाई रात के वक्त ये सब करना मुनासिब नहीं, तुम कल कर लेना। मैंने उसे उस अंदाज से समझाया कि बात उसके गले में उतर गई। मैं भी वापस अपने क्वार्टर में आ गया और शुक्र किया कि उसने बीन बजाना बंद किया। खैर, इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक दिन पता चला कि ज़ूब में रहने वालों का कोई रिवायती त्यौहार है जिसमें आसपास के बस्ती वाले भी आते हैं। कुछ मेले का सा समा हो जाता है। खैर, शाम को मैं भी उस मेले में पहुंचा तो देखा वही सपेरा एक सांप के आगे बीन बजाकर उसे नचा रहा था। मैं उसके पास पहुंचा और पूछा, क्यों दोस्त, मिल गया तुम्हें तुम्हारा सांप? देख लें बाबूजी, आपके सामने ही है, मिल गया था। मैंने देखा एक मोटा स्याह रंग का सांप उसकी बीन पर झूम रहा था। मैंने गौर किया तो उस सांप की आंखें शीशे की मानिंद थीं और वो झूमते झूमते मुझे देख रहा था। कुछ देर में वहाँ रुका, मगर न जाने क्यों दिल में एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। सर भारी भारी सा हो गया तो वापस आ गया। रात को मेरी निगाहों में वही सांप घूम रहा था। न जाने उसमें ऐसा क्या था कि जो उसका ख्याल मुझे सोने नहीं दे रहा था। 2 दिन के बाद मेरे साथ एक अजीब वाक़या हुआ। मैं रात को सोया हुआ था कि मुझे अपने पैरों पर कुछ वज़न सा महसूस हुआ। मैं समझा मेरा वहम है, मगर फिर मुझे अपने पाँव के नीचे एक अजीब सी रेंगती हुई चीज़ महसूस हुई। ये देखकर मैं घबरा गया और उठ बैठा। जल्दी से मैंने लाइट ऑन कर दी। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि एक इंतहाई खूबसूरत लड़की मेरे कदमों में बैठी हुई थी। मैं घबराया। मैंने उससे कहा, तुम कौन हो? कहने लगी, बाबूजी, मैं तो आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप मुझे पसंद आ गए हो। अरे भाई, क्या मतलब? अगर कोई भी तुम्हें अच्छा लगे तो इस तरह रात को चुपके से उसके घर में दाखिल हो जाओगी? और ये बताओ कि तुमने मुझे देखा कहाँ था? वो जी, मैंने आपको मेले में देखा था, उसने शर्माते हुए कहा। अच्छा, और तुम अंदर कैसे आई? दरवाज़ा तो बंद था। उसने खिड़की की तरफ इशारा किया, जो कि रात में अक्सर गर्मी की वजह से खुली छोड़ देता था। मैंने कहा, यह बात किसी लिहाज से दुरुस्त नहीं है। तुम वापस अपने घर चली जाओ, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, वरना मैं तुम्हें खुद छोड़ाता हूँ। शरीफ आदमी हूँ, यहाँ पर लोगों को पता चला
तो मुझे ही गलत समझेंगे। तभी वो रोने लगी और बोली, बाबूजी, मुझे अपने घर नहीं जाना। मेरा बाप पैसे की लालच में मुझे किसी को बेच रहा है। आप अच्छे लगे तो आपके पास चली आई, अब आप मुझे इस तरह अपने घर से तो ना निकालें। वो शर्माती आंखों से बोली। खैर उस रात मैंने उसे अपने कमरे में रहने दिया। खुद भी सोते हुए सोचने लगा कि ये क्या नई मुसीबत मेरे गले पड़ गई। अगर किसी ने इसे यहाँ देख लिया तो इसके साथ साथ मेरी भी बदनामी होगी। मैंने सोचा कि सुबह सवेरे ही इसे इसके घर छोड़ आऊँगा। अगला दिन छुट्टी का था। मेरी आंख जरा देर से खुली। देखा तो मेरा क्वार्टर एकदम शीशे की तरह साफ था। हर चीज़ सलीके से रखी हुई थी। मगर मैंने एक खास बात जो घर में नोट की थी कि जा बजा छोटे छोटे शीशे पड़े थे। मैं ये वाकया समझ नहीं पाया। खैर वो लड़की जिसका नाम रज़िया था, अब मैंने उसे कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊं। मगर वो मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी। बाबू, मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर रह लूंगी पर अपने घर नहीं जाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू इस बात की सच्चाई की तस्दीक कर रहे थे कि वो वाकई मजबूर है। सो मैंने उसे दिल के हाथों मजबूर होकर अपने घर रख लिया। उसने जल्द ही मेरे घर के काम काज शुरू कर लिए और मेरा दिल जीतने में कामयाब हो गई। एक तो रोज गुजरे नहीं थे कि मैंने उसी सवेरे को अपने क्वार्टर के बाहर बीन बजाते देखा। मैंने मजाक में पूछा, क्यों भाई, तुम्हारी लैला फिर भाग गई? कहने लगा, बाबूजी, आप मजाक कर रहे हैं। वो एक बहुत कीमती सांप था जिसे इच्छाधारी नाग कहते हैं। ऐसे सांप जब एक मुद्दत पूरी करते हैं तो इंसान बनते हैं। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, यहाँ तो तुम्हारा सांप नहीं होगा। अगर होता तो हमारे इलाके में खलबली मच जाती। मीडिया वाले उस इच्छाधारी नाग का इंटरव्यू करने आते। मैं उसका मजाक उड़ाता चला गया। मगर उस रात मैं सो रहा था कि मुझे अजीब सी आवाजें आ रही थी। एक तो कमरे में साई साई करती आवाजें और ऊपर से माहौल को खौफजदा करने के लिए हवा की सरसराहट। मैंने गौर किया तो मुझे यूं लगा जैसे बहुत सारे सांप एक साथ फुनका रहे हों। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें नमदार होना शुरू हो गई। कहीं वो सपेरा ठीक तो नहीं कह रहा, यहाँ नाग न मौजूद हो। ये ख्याल आते ही मेरा खून खुश्क हो गया। हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आसपास देखूं। मैंने चादर तानी और जितनी दुआएं आती थी सब पढ़ना शुरू कर दी। कुछ ही देर के बाद वो आवाजें आना बंद हो गई। अगले रोज जब मैं काम से आया तो एक अजीब मंजर देखा। बावर्ची खाने में हर तरफ दूध बिखरा हुआ था और रज़िया भी नजर नहीं आ रही थी। मैंने सोचा, इतना दूध कहाँ से आया? खैर अभी मैं खुद ही सफाई का सोच रहा था कि रज़िया आ गई। मैंने पूछा तो बोली, बाबूजी, यहाँ दूध वाला बहुत सस्ते दामों में दूध बेच रहा था। मैंने भी एक ढोंगा भर कर लिया मगर वो मेरे हाथ से फिसल गया और दूध बिखर गया। मैं जरा बाहर से पोछा लाने गई थी। उसके हाथ में पोंछा देखकर मुझे उसकी बातों पर यकीन हो गया। इसी तरह वक्त अपनी मध्यम रफ्तार से गुजर रहा था। मेरे दिल में रज़िया के लिए एक नर्म गोशा बन गया था जो कब मोहब्बत में तब्दील हो गया मुझे पता ही नहीं चला। एक रोज मैंने उसे साफ लफ्जों में शादी की पेशकश कर दी जिसे उसने बिला झिझक मान लिया। मैंने वहीं ज़ूब में सादा सी तकरीब में उससे शादी कर ली। शादी के बाद रज़िया अक्सर बेचैन रहने लगी। अक्सर मुझे अपना ट्रांसफ़र कहीं और करवाने का कहती रहती। एक रात को अचानक मेरी आंख खुली। मैंने महसूस किया कि रज़िया मेरे साथ नहीं थी। मैं समझा कि वो पानी पीने गई होगी। अभी मैं दोबारा सोने ही लगा कि उसी वक्त मुझे सांप के फुनकारने और बीन बजाने की आवाज़ें आने लगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वही सपेरा बीन बजा रहा था। मैंने घड़ी देखी तो रात के 3 बज रहे थे। मैंने उसे तेज आवाज में डांटा, भाई तुमने ये क्या मजाक बना दिया है? अब अगर मैंने तुम्हारी बीन की आवाज सुनी या तुम्हें यहाँ देखा तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। सपेरे ने कोई जवाब न दिया और चुपचाप वहां से भाग गया। कुछ ही देर में मैं वापस अपने कमरे में आ गया। देखा तो रज़िया सो रही थी। कुछ ही दिनों में रज़िया की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरा ट्रांसफर कराची हो गया, साथ ही तरक्की भी हुई थी। मैं बहुत खुश और मुतमईन था। रज़िया ने जल्द ही अड़ोस पड़ोस में जान पहचान बढ़ा ली। एक शाम बहुत अजीब बात हुई। हम शॉपिंग करने लगे। वापसी पर रज़िया अजीब अंदाज में चकराने लगी। मैंने उसे फटाफट गाड़ी में बिठाया। अभी गाड़ी पार्किंग से निकाल ही रहा था
کہ मेरी नज़र दूर एक सपेरे पर पड़ी जो मेरी गाड़ी की तरफ ही देख रहा था और बीन बजा रहा था। मैं उसे पहचान गया कि ये वही सपेरा था जिसने बलूचिस्तान में मेरा जीना दो भर किया था। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान न दिया कि कहीं ये फिर से गले न पड़ जाए और रज़िया को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। वहाँ उसने कहा कि शायद गर्मी की वजह से चक्कर आ गया होगा। फिर मैं रज़िया को लेकर घर आ गया। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। मैंने उसे घर पर एक लड़की रख कर दी जो उसकी देखभाल करती थी। जिंदगी बहुत पुरसुकून तरीके से गुजर रही थी। हमारी मोहब्बत में दिन दोगुनी रात चुगनी इजाफा हो रहा था। मुझे रज़िया की सब्ज आंखें बहुत पसंद थी और रज़िया भी मुझ पर जान छिड़कती थी। एक रोज़ दफ्तर से जल्दी छुट्टी हो गई। दिन के 2 बज रहे थे। मैं घर पहुंचा तो मुझे उसी सपेरे के बीन की आवाज़ सुनाई थी। इस बार वो आवाज़ मेरे घर से आ रही थी। घर के मरकजी दरवाजे को उबूर करके मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, अंदर का मंजर देखना मेरे लिए काबिले बर्दाश्त नहीं था। सपेरा बैन बजा रहा था और रज़िया उसकी धुन पर झूम रही थी। मैंने जाते ही सपेरे को गिरेबान से पकड़ा और पूछा, तूने मेरे घर में ये क्या तमाशा लगा रखा है? तू रुक, मैं अभी पुलिस को बुलवाता हूँ। फिर उस सपेरे ने जो कहा वो मेरी समझ से बालातर था। उसने कहा, बाबू भले आप मुझे किसी के भी हवाले कर दें, पर मैं जो कह रहा हूँ उसे गौर से सुनिए। आपकी बीवी वही नागिन है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा। मैं गुस्से से पागल हो गया। तभी वो बोला, अगर यकीन ना आए तो खुद अपनी आंखों से देखो। फिर उसने दोबारा बीन बजाना शुरू की। कुछ ही देर में रज़िया बेहोश हो गई और अपनी आंखें खोली और उस सपेरे की धुन पर उसके आगे पीछे किसी नागिन के अंदाज में नाचने लगी। कुछ देर नहीं गुजरी थी कि मैंने वो मंजर देखा जो किसी के भी होश उड़ा दे। मैंने देखा रज़िया एक नागिन में बदल चुकी थी। हैरत और खौफ मेरे चेहरे पर साफ महसूस किया जा सकता था। मुझे गर्मी में भी ठंडे पसीने आ रहे थे। मेरा वजूद बुरी तरह से कँपकँपा रहा था। फिर सपेरे ने उसे अपनी पटारी में बंद करना चाहा, मगर वो सांप जिसे मैं रज़िया के रूप में जानता था मेरे गिर्द लिपट गया। मैं समझ गया कि वो सपेरे से मेरी मदद चाहती है। मैंने सपेरे की बीन छीनी, उसे तोड़ दी। कुछ देर न गुजरी थी कि रज़िया अपने असल रूप में वापस आ गई। वो अपने असल रूप में आते ही मेरे कदमों में गिर गई। सारों कतार रोते हुए बोली, मुझे खुद से अलग मत कीजिएगा, मैंने हमेशा आपसे मोहब्बत की है। ये सही है कि मैं एक नागिन हूँ, पर मुझे हकीकी मोहब्बत आपसे मिली है। मैंने सपेरे से कहा, उठाओ अपना ताम तपड़ और अगर दोबारा यहाँ इस शहर में नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वो सपेरा चला गया। उसके जाने के बाद रज़िया फिर बेहोश हो गई। मैंने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं नाकाम रहा। मैं घबराकर उसे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि रज़िया की मौत वाक़ई हो चुकी है। उसकी हड्डियों में सख्त दबाव पहुंचा है और इसी वजह से उसके अंदरूनी आज़ा को नुकसान पहुंचा है। रज़िया को खोकर मैं आज भी परेशान हूँ। मेरी समझ में वो माजरा नहीं आता जो उस सपेरे की वजह से हुआ। मैं कभी कभी उसी सपेरे को रज़िया की मौत का जिम्मेदार समझता हूँ। कभी लगता है वो आंखों का धोखा था, रज़िया नागिन नहीं थी। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।